पोस्ट के लिए पोस्ट तो एक ही है, इसके लिए 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को अगर हम x बोल दें तो ये क्या हो जाएगा 3x, पी बी का वैल्यू 3x, पी ए का वैल्यू 3 टू जा 6x, ठीक। तो 6x, 3x और x ये बनेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सेलेक्ट होना यूनियन बी का सेलेक्ट होना यूनियन सी का सेलेक्ट होना कितना देगा, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा ही होगा, है ना। तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन अगर होना ही होना है, कंफर्म है, तो यानी कि तीनों का यूनियन, तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी का जो यूनियन होगा वो 1 होगा। यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्यों? हाँ, क्योंकि ए आ गया तो बी नहीं आएगा, बी आ गया तो ए नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा 0। अब आगे सोचो, सिमिलरली हम तो यही देखे ना, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 0 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? ये भी 0 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक का सिलेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दूसरे से ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बेसिकली इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे जान के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू 1, और ये है हमारा 6x, ये है 3x और ये है x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक। और यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी, एक का हो गया 6/10, 3/10 और 1/10, है ना। तो इस तरह से हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है। हमारे पास कितने नेल्स हैं, कितने नट्स हैं? 6 नेल्स हैं, 6 नेल्स और कितने नट्स? 10 नट्स। इसमें से 3 नेल्स रस्टेड है तो 3R है, और इसमें से 5R है, 5 रस्टेड है, रस्टेड को R से दिखा रहे हैं, ठीक। और नेल्स तुम्हें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल्स को N से दिखा रहे हैं, ठीक है, और यूनियन रस्टेड, यही तो निकालना है, नेल हो या रस्टेड हो, है ना, यही निकालना है। रस्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या हो जाएगा? टोटल रस्टेड कितना है? 8/16, 8/16 इज इक्वल टू 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल्स क्या हो जाएगा? 6/16 ना, 6/16 ना, तो ये कितना? हाँ नहीं, तो नेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले ये देखोगे ना। हाँ, नेल्स की बात, हमने n किसको माना है? नेल्स को माना है, तो नेल आने की प्रोबेबिलिटी 6/16 ना। रस्टेड नेल बोलेगा तब वो 3/16, सिर्फ नेल्स की प्रोबेबिलिटी अभी कर रहे हैं, तो 6/16 विच इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। अब क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन n कितना आ जाएगा? 3/16। R इंटरसेक्शन मतलब R भी हो और N भी हो, नेल भी हो और रस्टेड भी हो, तो कितने नेल्स रस्टेड हैं? 3/16, ठीक है। हाँ, रस्टेड भी हो, नेल्स भी हो, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3/टोटल, टोटल से ही काउंट करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आएगा कि हम पहले सेलेक्ट करें 3 आइटम, मान लो 3 आइटम सेलेक्ट करना है, या एक आइटम सेलेक्ट करना है, मान लो एक आइटम सेलेक्ट करने में हम पहले बोलते हैं कि अभी जो तुम सेलेक्ट किए हो ना, वो तुम्हारे हाथ में नेल्स आया है ना, नेल्स आया है, अब बताओ कि ये रस्टेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तब रस्टेड 3
और नेल्स आ चुका है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, नेल्स ऑलरेडी आ चुका है, तो अब जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो नेल्स में ही करना है, तब यहाँ 6 होगा। ठीक है, वो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये क्या आ गया, 1/2 प्लस 3/8 माइनस इंटरसेक्शन 3/16, और ये कितना हो गया 617 नहीं 4 और 6 10 आएगा ना, 8 प्लस 8 6 14 16 है, हाँ ठीक है। 8 यहाँ आएगा, 8 और 2 6, 14 में से 3 गया तो 11/16, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये समझ आया ना। तो देखो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन बहुत काम की चीज़ है। अब यही इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले बिना यूनियन इंटरसेक्शन से बना रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, मिस हो जा रहा था, कभी माइनस करना ये छूट जा रहा था, 2 बार जो आया है 1 बार माइनस करना। ये माइनस क्यों हुआ है प्रिसाइसली, क्योंकि रस्टेड और नेल को 2 बार हमने काउंट कर लिया है, एक बार नेल का हमने कर लिया, एक बार रस्टेड का कर लिया, तो इसमें वो वाला पार्ट भी आ गया जो रस्टेड था, और इसमें वो वाला पार्ट भी आ गया जो नेल था, है ना। और हमने 2 जगह काउंट कर लिया, तो एक जगह माइनस करना होगा, इसलिए इंटरसेक्शन को एक बार माइनस कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, तो अब यूनियन और इंटरसेक्शन से चीजें आसान हो गई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, P क्या दिया हुआ है, A यूनियन B, A यूनियन B का वैल्यू कितना है 3/4, और क्या दे रखा है P A बार, A नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और ये कितना है 2/3। ठीक है, और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B ना। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये A है, ये B है, ये A है B है, ठीक, और ये सैंपल स्पेस है हमारा। ठीक, A बार का मतलब हो गया A को छोड़ करके बाकी सारा, है ना, ये सारा हो गया सारा पार्ट। ठीक, हाँ, A को छोड़ करके बाकी सब। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि A बार ये पूरा शेडेड रीजन है। अगर हम बात करें B क्या है, B तुम्हारा ये वाला पार्ट है। ठीक, तो A बार इंटरसेक्शन B कहां पर कितना है, कौन सा एरिया A बार इंटरसेक्शन B को शो कर रहा है? हाँ, इंटरसेक्शन B के साथ ये सिर्फ इस वाले पार्ट को शो करेगा ना, इस वाले पार्ट को शो करेगा ना। ये समझ आया? A को छोड़कर बाकी सब, और B का जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन है, वो तो यही है ना। ठीक, यानी कि A ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया A, और ये हो गया रिक्वायर्ड पार्ट क्या, A बार इंटरसेक्शन B, और ये है A। ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग इसको लिखें A और ये दोनों अगर डिसजॉइंट सेट हैं, तो P A यूनियन A बार इंटरसेक्शन B का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट की प्रोबेबिलिटी अगर ये x है ये y है, तो x यूनियन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई होता है ना, यानी कि पी ए प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन b होता है, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन लगाओ तो जरा, याद है ना एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका एक्सपेंशन लगाओ तो क्या आएगा, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही होगा इसका एक्सपेंशन। ये क्या होगा, एस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सैंपल स्पेस बन जाएगा, और S का A यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, A यूनियन B ही होगा ना, टोटल में A यूनियन B का तो A यूनियन B ही होगा इंटरसेक्शन। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
A यूनियन B है, ठीक, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार है, और ये जो हमको फाइंड करना है ना, और इसका वैल्यू हमको दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, इन दोनों को इधर ले आओ, पुट कर दो। समझ आया? पहले इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जैसा कि नाम से लगता है ना, दो इवेंट। अब अच्छा, हमारे पास एक और नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी सुनने में ऐसा ही लगता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा ही चीज है ना, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फिर से एकदम अलग चीज है, इंडिपेंडेंट इवेंट एकदम अलग चीज है। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो था उसमें क्या था कि एक का होना दूसरे को डिसाइड करता था ना, हार का होना जीत का नहीं होना एक दूसरे को डिसाइड करता था। यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है एक का होना दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। जैसे कि हम एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, है ना, पहले टॉस में हेड आया, दूसरे टॉस में जो भी आएगा वो पहले टॉस में जो भी आया है उससे इंडिपेंडेंट है, उससे एकदम इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन हमारे पास 52 प्ले कार्ड है ना, उसमें से हमने एक किंग निकाला, 2 कार्ड चुना है ना, पहले किंग निकाला, ठीक, और उसके बाद फिर से एक सिलेक्शन किया। तो अब इस बार जो किंग निकाल लिया हमने, दूसरे सिलेक्शन को ये इफेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ये किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी हम कहें 1 या 4/52 है, तो अगला वाला अब हम जो निकालेंगे, मान लो अगला हम किंग निकाल रहे हैं फिर से, या क्वीन निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, मान लो क्वीन निकाल रहे हैं, अगला क्वीन निकालेंगे तो ये 4/51 रह जाएगा, है ना। ये समझ आया ना, ये 4/52 था तो ये 4/51 है। इसका मतलब इसका जो सिलेक्शन है इसने इसको इफेक्ट कर दिया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। किंग का आना, क्वीन का आना इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। लेकिन ये तब हुआ जब हमने 1/1 सिलेक्शन किया और रिप्लेसमेंट नहीं किया था। लेकिन अगर इसी को ऐसे सोचो कि हमने किंग निकाला, किंग देखा, वापस से बंडल में घुसाया, फिर शफल किया, फिर से निकाला क्वीन, है ना, तो अब क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? फिर 4/52। पहले किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 4/52। अब वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। ये समझ आया? तो रिप्लेसमेंट का केस क्या बना हमारे लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस क्या बना? डिपेंडेंट इवेंट बन गया। अच्छा, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से उसका कोई लेना देना है? वो डिपेंड करेगा वो सिचुएशन क्या है ना। मान लो हमने वही एक डाई को रोल किया है ना, और 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6, है ना। फिर हमने दोबारा रोल किया है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से 1/6 है ना। लेकिन अब हम बोले इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/6 है ना। तो इवन आने में 1 2 3 2 4 6 भी आ सकता है ना। फिर ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जिसमें 1 5 3 आ सकता है। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड आने की जो प्रोबेबिलिटी है और 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करती है, वो एकदम अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ओवरलैप करती है। अगर ओवरलैप करती है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर इसी तरह एग्जॉस्टिव के साथ भी रिलेशन हो सकता है। यानी एक्सक्लूसिव का होना ये डिसाइड कभी नहीं करेगा एग्जॉस्टिव है या नहीं है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, है ना। फिर इसी तरह इंडिपेंडेंट का होना ये डिसाइड नहीं करेगा कि एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है, या एग्जॉस्टिव का होना ये डिपेंड नहीं करेगा कि एग्जॉस्टिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। वो सिचुएशन बेस्ड है। तीनों एक अलग एंटिटी के रूप में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट समझ आया? इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है जब हम जो एक दूसरे से एक के आने की संभावना दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालती है ना, तो उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट which occurrence of 1
इवेंट, ईच इवेंट कर दो, each of them doesn't affect the occurrence of other। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नोट करो। फिर अगला है, इसको समझ गए ना सब लोग। अगला है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या है? दो या दो से ज़्यादा वो इवेंट्स जो एक साथ अकर करता है, जैसे कि ऑड आना और वन का आना एक साथ अकर कर रहा है ना, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स, है ना। दोज इवेंट्स which occur together are called compound events। ठीक है, इसमें भी अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल, डाई को रोल किया हमने, ऑड आ गया, ऑड आना और फिर वन का आना, वो दोनों एक साथ हो सकता है ना, एक साथ आ सकता है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड इवेंट्स है ना। लेकिन ऑड का आना और इवेंट का आना इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ऑड आएगा तो इवेंट नहीं आएगा, डिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव है क्या? ऑड और इवन है, ऑड और इवन मिलकर के सैंपल स्पेस बना रहा है 1 से 6 तक, तो एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब वन का आना और ऑड का आना ये कंपाउंड है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कंपाउंड नहीं होगा, जरूरी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कंपाउंड नहीं होगा। अब कंपाउंड इवेंट जैसे वन का आना, ऑड का आना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, है ना। तो ये क्योंकि एक दूसरे को वो डिसाइड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है एंड कंपाउंड भी है ना। तो कोई भी दो हो सकता है, कोई भी नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समझ आ गया? तो ये हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन किया है पहले, है ना, लेकिन अब हम इसको एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं बतौर थ्योरी, कैसे ये थियोरी में बन रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी खास कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। अब पर्टिकुलर कंडीशन से क्या मतलब है? कोई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, प्री कंडीशन अप्लाइड कहने का मतलब है कि कोई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है और उसके रेस्पेक्ट में, उसके बाद हम किसी और इवेंट को देख रहे हैं, है ना। अब कोई इवेंट अकर है, ऑलरेडी अकर हो चुका है और हम किसी और इवेंट को देख रहे हैं, मतलब वो अकर होने के बाद इसको इफेक्ट किया होगा, तभी हम कोई चेंजिंग की बात अब कर रहे हैं थ्योरी में। मान लो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, एक का होना दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना, तो एक अकर कर भी जाए तो दूसरे पे वो कंडीशन लागू ही नहीं होगा, है ना। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर जब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अलग से कोई थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। यानी कि थ्योरी की जरूरत तब पड़ रही है जब वो डिपेंडेंट इवेंट्स है ना। यानी कि एक कंडीशन है, एक कंडीशन जो कि हो चुका है ना, एक इवेंट जो कि हो चुका है, उसके ऊपर आप दूसरा इवेंट देख रहे हो और उसने इसको प्रभावित कर दिया है, उसने उसको इफेक्ट कर दिया है, तो आप कहते हैं कि हाँ अब हमको थ्योरी में कुछ चेंज करने की जरूरत हो गई। समझ आया? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत तब पड़ रही है जब ये डिपेंडेंट इवेंट का मसला बन रहा है ना। डिपेंडेंट इवेंट ये कंपाउंड भी हो सकता है उसमें कुछ, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है ना। लेकिन इससे क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हमने डाई का एग्जाम्पल लिया, डाई को रोल करना है हमें,
ठीक है, डाई को आपने रोल किया, मैंने पूछा 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने बताया 1/6, लेकिन मैंने ऐसे पूछ दिया कि मैंने डाई को रोल किया था, है ना, अब गेस करो क्या था, तो आपने कहा, आप सोचेंगे कि 6 आने की तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, बड़ा मुश्किल है गेस करना, लेकिन मैंने कह दिया कि अच्छा मैं एक हिंट्स देता हूं, इसमें ना ऑड आया है, अब बताओ, तो आपका तुरंत ही 3 केसेस छट गया, 3 केसेस छट गया, मतलब अब 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, पहले 1/6 थी, अब आपको आउट ऑफ 6 चुनना था पहले, अब आपको आउट ऑफ 3 चुनना है, 1, 3 और 5 में से ही चुनना रह गया, यानी कि अब जो प्रोबेबिलिटी है 1, अब 1 गेस करें और वो सही हो जाए, मान लो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 हो गया, है ना, 1/3 1 आने की प्रोबेबिलिटी अब हो गई। तो अब इसमें क्या हुआ, प्री कंडीशन, यानी कि पहले एक इवेंट जो अकर कर चुका है ना, उसने इफेक्ट कर दिया आने वाले जो रिजल्ट हो, है ना, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये वैलिड किसके लिए है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कह सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, मतलब एक इवेंट हो चुका है, उसने दूसरे को इफेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसको कैसे हम लोग देखें, मान लो देयर इज एन इवेंट ए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको निकालना हो, ठीक है, इसमें लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, और कंडीशन ये है व्हेन बी is already occurred, ठीक है। मान लो ये था A, ठीक है, ये है B, दो इवेंट है, सॉरी, ये है A और ये है B, राइट। B ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ये पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और आपको A होने की संभावना निकालनी है, तो अब आप A इसी में से निकालेंगे ना, इसी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, ये समझ आया। B ये पार्ट हो चुका, ये आपको सैंपल, मतलब अब जो है इसी में से किसी को आना है, और इसमें से A का पार्ट, यानी कि यही कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं ना आने की, हाँ, ये पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि अब जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि अब जो आपका रिक्वायर्ड आउटकम है वो A इंटरसेक्शन B का होगा, है ना, ये होगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B, और आउट ऑफ टोटल में आप कितना में निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B, इस B में से कितना है ना, यही तो बाई N B हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A देगा, है ना, व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक, लेकिन इसके लिए एक सिंबल बनाया गया, सिंबल क्या बनाया गया, पी ए बाई बी, ए व्हेन बी इज अकर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास सैंपल स्पेस तो एन एस है हमारे पास, ये तो एन एस है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एन एस से डिवाइड करें तो ऊपर भी एन एस हो जाएगा और नीचे भी एन एस हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, पी बी बनेगा, पी बी बनेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं पी ए बाई बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा, ये समझ आया, यही है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो अब ये आसान बन गया, देखो, हाँ, अब एक चीज देखो, अब इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वैलिड कब होगा, कब हम इसको लगाएंगे, जब ऐसा कोई इवेंट हो जो एक साथ घटित हो रहा है, जो एक साथ अकर कर रहा है ना। मान लो हमने हेड टॉस किया, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब टेल आ गया तो बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो तो पता हो गया ना। हाँ, तो आप यानी कि ऐसे इवेंट की बात नहीं कर रहे हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप ऐसे इवेंट की बात कर रहे हो जो कंपाउंड है हमारा, है ना। मान लो हमने कहा कि ऑड आ गया है, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना,
तो ऑड आ चुका है, यानी कि ऑड और वन टुगेदर अकर कर रहा है, तभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन अगर कहा जाए वो क्या है, इवेंट्स कंपाउंड होना चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं ए एंड बी आर कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, यही इसके लिए कंडीशन है। मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो ये होगा पी ए बाई बी इंटू पी बी। ठीक है, ये समझ आया। हाँ, और पी बी बाई ए इंटू क्या होगा, पी ए। ये समझ आया, यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यानी कि ए एंड बी दोनों अगर एक साथ अकर करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अकरिंग ए एंड बी टुगेदर इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, या तो ये होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये समझ आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, ये और कुछ नहीं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना वही है ना। एक का किया आपने, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ वेज नहीं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात हो रहा है ना। क्लियर है, तो यही है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यानी कि अब हमको इंटरसेक्शन के लिए एक फॉर्मूला मिला है, अभी तक इंटरसेक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, यूनियन वाला फॉर्मूला कर रहे थे, अब हमारे लिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मिला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुगेदर is given by probability of A when B is already occurred, then probability of B or probability of B when A is occurred into probability of A। ठीक है, यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, if two events are independent, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट से भी पहले आप बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, तब क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, मतलब बी का आना ए को डिसाइड अब नहीं कर रहा है, तो पी ए बाई बी जो होगा वो पी ए के ही इक्वल होगा। मतलब अब मान लो दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मान लो नहीं इसी में है, अगला पॉइंट है, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, तो हमने कहा ए का सेलेक्ट, ए का जो पी ए हो गया, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जो हमने पी ए का अकरेंस बाई टोटल निकाला एन ए बाई एन एस, है ना, और पी ए बाई बी क्या होगा, तुम कहोगे अभी भी वो एन ए बाई एन एस ही रहेगा, क्योंकि बी से डिसाइड ही नहीं हो रहा है ना, पी ए बी ऑलरेडी अकर कर चुका है, तब भी वो एन ए बाई एन एस ही रहने वाला है। मतलब क्या होगा कि पी ए बाई बी पी ए ही रहेगा, तो तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, पी ए इंटू पी बी बन जाएगा। समझ आया। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया और टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, पी ए इंटू पी बी। ये समझ आया, बोलो, ये समझ आया ना, पी ए इंटू पी बी कब होगा और पी ए बाई बी इंटू पी बी कब हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी थियरी अब एब्स्ट्रैक्शन में चल रहा है, अब अलग अलग, अब हम अगर क्वेश्चन ऐसा देखें और देखने से साफ साफ पता चल रहा है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो पी ए इंटू पी बी डायरेक्टली करेंगे, है ना।
दो इंडिपेंडेंट है, दोनों का एंड पूछ रहा है, दोनों का सीधे इंडिविजुअल का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका इस्तेमाल हम यहां भी कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट इवेंट के यूनियन के लिए, है ना। जब हम यहां लिखते हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है और दोनों का यूनियन निकालना है तो ये भी रिलेशन हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर होता तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके ठीक आगे हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है।